नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स के बारे में। और क्लास 12th की मैथ्स का ये चैप्टर नंबर 7 है भाई। चैप्टर नंबर 7 यानी चैप्टर का नाम क्या है आप याद रखेंगे, समाकलन यानी इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि आखिर समाकलन क्या होता है। तो समाकलन क्या होता है भाई। समाकलन को बताने से पहले भाई आपको यह पता होना चाहिए कि अवकलन क्या होता है, क्योंकि अवकलन का बिल्कुल उल्टा क्या रहता है, आपका समाकलन रहता है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। सपोज करो ये अपने पास एक तार है भाई, कोई मान लीजिए एक तार है और इस तार का पूरा जो एरिया है या इस तार की जो पूरी लंबाई है वो मान लीजिए L है। तार की पूरी लंबाई कितनी है, L है। और इस L लंबाई की तार को अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दूं, यानी DA या DL कह सकते हो आप इसको, DL। फिर आप सपोज करें ये वाला एरिया भी आपके पास DL है, या ये वाली लेंथ भी आपके पास DL है, ये लेंथ भी आपके पास DL है, ये लेंथ भी यहां से यहां तक DL है, और ये लेंथ भी आपके पास DL है, और ये लेंथ भी आपके पास DL है। तो मान लेते हैं कि ऐसी ऐसी बहुत सारे टुकड़ों में मैंने इस तार को क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है, तोड़ दिया है, डिवाइड कर दिया है। ये जो डिवाइड करने का जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है भाई अवकलन। यही आपका क्या है, अवकलन। यानी एक पूरी L लंबाई की तार को मैंने क्या कर दिया है, खंडस में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। इस छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने को ही क्या कहा जाता है, यही आपका क्या कहलाता है भाई, इसी को कहा जाता है अवकलन। तो अब समाकलन क्या होता है। समाकलन का मतलब होता है इन सभी तारों को अगर मैं ऐड कर दूं, जैसे मैंने यहां पर प्लस लगा दिया, इसका मतलब क्या हो, मैं सबको ऐड करके इसकी टोटल अगर लेंथ निकालता हूं तो कितनी आएगी, L आएगी भाई। L आएगी ना, इसी को कहा जाता है समाकलन। यानी ये है आपका इंटीग्रेशन। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। इंटीग्रेशन कह लीजिए, एकत्रित करना कह लीजिए, इकट्ठा करना कह लीजिए, एक साथ मिलाकर के सबको जोड़ देना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये सारे के सारे या जो है आपका इंटीग्रेशन या फिर आपका समाकलन का पार्ट है, यानी समाकलन कहलाता है। तो दोस्तों समाकलन उम्मीद करता हूं आपके समझ में अवश्य आया होगा। अब मैं प्यारे साथियों बात करने वाला हूं सीधा इसके फॉर्मूलों के बारे में। 7.1 पर जाने से पहले आपको दोस्तों फॉर्मूलों का पता होना जरूरी है कि भैया आखिर वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं। यानी जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन की बात करें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। इस टाइप के जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आपको पता होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सीधे के सीधे क्वेश्चन उन्हीं से हमारे सोल्व हो सकेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट, सबसे पहले फॉर्मूले से। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन जरूर आता है, यानी अवकलन जरूर आता है। और जिनको नहीं आता है मैं कोशिश करूंगा कि वो भी साथ साथ जो है मैं सिखाने का इतना प्रयास करूं कि आप लोग जो है वो अटके ना इन क्वेश्चनों में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा नंबर 1, x की पावर n। मैं अगर कह दूं कि भैया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dx आपका साथ में चलेगा। देखो ये साइन रहता है इंटीग्रेशन का, ये साइन इंटीग्रेशन का हो गया आपका, s टाइप का साइन है आपके पास, और इस इंटीग्रेशन के साइन के साथ में आपका चलेगा dx। यानी जो भी आपके पास यहां फंक्शन होगा ना, वो जो भी होगा उस फंक्शन का ही तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन की बात करूं तो आप याद रखेंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1। यानी मैंने क्या करा, पावर में एक जोड़ दिया, और अपोन में भी आप यही काम करेंगे, यानी कितना हो जाएगा n प्लस 1। यानी जो पावर रहेगी ना जोड़ जाड़ने के बाद, वही पावर आपको नीचे भी लिखनी है। साथ में भाई आपको एक लगाना है यहां पर नियतांक, अर्थात कांस्टेंट c। ये c लगाया जाता है भैया अनिश्चित समाकलन जितना भी होता है। अब ये अनिश्चित क्या है, या फिर यूं कह लीजिए जो समाकलन आपके पास डेफिनेट नहीं है, यानी जिसकी एक लिमिट नहीं है। अगर दोस्तों इसमें आपको यहां पर लिमिट लगाई हुई मिल जाए, जैसे सपोज करें ये क्वेश्चन ऐसे हो जाए, x की पावर 2 और यहां में दे दूं आपके पास 0 से लेकर के 1, और मैं कहता हूं बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप जानते हो x की पावर जो भी है उसमें एक जोड़ना है, यानी 3 हो जाएगा, और अपोन में भी आप कितना लिख देंगे, 3। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, जब आपने इंटीग्रेशन खत्म कर दिया तब आपको c लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करोगे, यहां पर लिमिट भर दोगे। और लिमिट आपकी कितनी है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कितनी है, 1 है। प्यारे साथियों यहां से अगर मैं इंटीग्रेशन करता, देखो लिमिट भरता हूं तो पहले अपर लिमिट भरते हैं, यानी x के प्लेस पर 1 की पावर 3 और बटे में 3 एज इट इज।
फिर आप लोअर लिमिट लगाते हो तो माइनस लगाते हो बीच में, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में कितना 0 की पावर 3 और बटे में भी कितना है 3। यानी आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे 1 की पावर 3 करने का मतलब 1 ही रहना है और बटे में 3। और अगर किसी के भी अंश में 0 है, यानी कोई संख्या है जिसके अंश में कितना आ जाए 0 आ जाए, तो वह संख्या स्वयं ही क्या हो जाती है 0, तो उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/3। यह है आपका इंटीग्रेशन। तो अब दोस्तों आप मेरे ख्याल से इस फॉर्मूले का यूज सीख चुके होंगे कि कब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है और कैसे करना है। आगे के फॉर्मूलों के बारे में बात कर लेते हैं भाई। चलिए दोस्तों, इसके अलावा बात करूंगा मैं e की पावर x का, कभी भी आपको इंटीग्रेशन करना हो e की पावर x dx, तो आप याद रखेंगे e की पावर x dx का, यानी e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी कितना रहता था e की पावर x, और इसका इंटीग्रेशन भी कितना रहेगा e की पावर x। ये बात आप याद रखेंगे। प्लस में आप क्या लगा दोगे c। इसके अलावा दोस्तों अगर a की पावर x dx हो जाए, तो जब इसका डिफरेंशिएशन क्या करते थे तो आप लिखते थे a की पावर x इंटू लोगे, यानी उसमें क्या होता था एक्स्ट्रा एंगल जो भी होता था उससे मल्टीप्लाई हो जाती थी, और इंटीग्रेशन में आप क्या करोगे एक्स्ट्रा एंगल से डिवाइड कर दोगे। यानी आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे a की पावर x का, तो वो रहेगा a की पावर x और अपॉन में लोगे, साथ में प्लस सी आपको लगाना ही लगाना है। प्यारे साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, अर्थात जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके बारे में। जैसे साइन की बात करें, अगर मैं बात करूं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो प्यारे साथियों आपका जवाब रहना चाहिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स डीएक्स, तो ये प्यारे साथियों रहता है साइन एक्स प्लस सी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें टेन एक्स के इंटीग्रेशन की, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता भाई, टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, आपको एक बात उसके लिए जाननी पड़ेगी। दोस्तों आप जानते हो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, और ये रहता है सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा टेन एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, लेकिन टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो फिर अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, वो फॉर्मूला भी आपको ड्राइव कराऊंगा आगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम उन्हें कर रहे होंगे। फिलहाल आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, log sec x और प्लस c। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होंगी। और फॉर्मूलों के बारे में बात कर लेते हैं, और कौन कौन से हैं ये साफ कर सकते हैं हम यहां से। चलिए बात कर लेते हैं, जैसे ये हो गया आपके पास साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। इसके बाद जैसे बात कर ले भैया सेक स्क्वायर एक्स की, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, आप कहोगे ये रहता है भैया टेन एक्स, और प्लस में क्या लगा दोगे सी। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कभी भी आपको करना हो, तो दोस्तों आप क्या बताओगे, आप कहोगे माइनस के कोट स्क्वायर, सॉरी कोट एक्स, माइनस के कोट एक्स प्लस सी। इसके अलावा दोस्तों कभी भी आपके पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है सेक एक्स प्लस सी। और एक और फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा और फॉर्मूले हैं, लेकिन उन फॉर्मूलेज को हम जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से कर रहे होंगे। तो फिलहाल ये बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो आप जरूर नोट कर लें। चलिए अभी स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, इसके पहले बात कर लेते हैं एक और फॉर्मूले के बारे में। यानी अगर आपके पास कभी भी हो कोसेक एक्स और साथ में कोट एक्स, इसका अगर आपको क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन रहता है माइनस के कोट एक्स, माइनस के कोसेक एक्स, माइनस के कोसेक एक्स और प्लस में सी। तो ये रहे आपके बेसिक से फॉर्मूले। और दोस्तों अब बात करेंगे हम इसके चैप्टर नंबर 7.1 के बारे में। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट आपने जरूर ले लिया होगा, और जिन्होंने नहीं लिया है वो जल्दी से ले लीजिए भाई,
उसके बाद शुरुआत करते हैं। फिर ले लिया स्क्रीनशॉट? तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं 7.1 के बारे में। बरसात के कारण कई बार जो है ना ये चौक जम जाती है बिल्कुल इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। आप जानते हो ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, अवशोषण वाली घटना, अवशोषण और अधिशोषण वाली। तो ये वही अधिशोषण वाली घटना है, अर्थात इसके ऊपर जो है ना अभी सतह के ऊपर यहाँ पर जो है चौक के कण जो है वो बिल्कुल चिपक चुके हैं, तो इनको साफ करने में थोड़ी मेहनत लग रही है भाई। ये एग्जाम्पल है अधिशोषण का। उम्मीद करता हूं इतना तो आपको पता ही होगा। केमिस्ट्री की भी जल्दी हम क्लासें शुरुआत करने वाले हैं, तो उस टाइम पर बात कर रहे होंगे केमिस्ट्री के बारे में भी। फिलहाल इसकी बात करेंगे हम चैप्टर 7.1 के बारे में, यानी एक्सरसाइज 7.1। चलिए दोस्तों, पहले दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो एग्जांपल्स को करवाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्जांपल से ही असल में चैप्टर का जो समझना है ना, चैप्टर को की समझ तभी होती है अगर आप अच्छे से एग्जांपल लगाते हो। एग्जांपल आपको कोई नहीं छोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करूंगा मैं निरीक्षण विधि की। कौन सी विधि की? निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि क्या होती है भैया? निरीक्षण विधि कह लीजिए आप, या फिर आप इसको बोल सकते हो, इसमें जो है हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड भी बोला जाता है ऐसे, यानी जांच करने के बाद। सही लिखा है निरीक्षण। निरीक्षण में मैंने मात्रा गलत लगा दी, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो कि निरीक्षण आपका लिखा जाएगा ऐसे, निरीक्षण विधि, या फिर आप इसे बोल सकते हो इंस्पेक्शन मेथड। अब ये इंस्पेक्शन मेथड क्या चीज है? इंस्पेक्शन का मतलब जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे? सपोज करो आपको मैंने बोल दिया कि भैया x की पावर 3 का प्रति अवकलज बताइए क्या होगा। x की पावर 3 का प्रति अवकलज, कि ये बता दो क्या होगा इसका। तो दोस्तों कैसे करेंगे जांच? आपको आप ये जानते हो कि भैया इसका प्रति अवकलज निकालने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये किसका डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन मतलब आप खुद सोचिए, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 3, x की पावर 3 लिखा हुआ है, और जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो वहां पर पावर रहती थी 4, वो 4 पावर आगे आ जाती थी, और यहां पर एक पावर क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी डिफरेंशिएशन में। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये हुआ कि ये जो है x की पावर 4 का, x की पावर 4 का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अगर मैं x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करता हूं तो कितना आएगा? आप कहोगे 4x की पावर 3, यही ना आएगा, 4x की पावर 3 आएगा भाई। अगर 4x की पावर 3 आएगा तो आपके पास ये 4 क्या है, एक्स्ट्रा है। इस 4 को आप कहां ला सकते हो? आप इसको स्टार्टिंग में लेके आ सकते हो, तो ये आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा। यानी अब आपको समझ में आया होगा कि x की पावर 3 का अगर मैं इंटीग्रेशन बोलता हूं तो क्या होता है, x की पावर 4/4, ये इसका क्या रहेगा, इंटीग्रेशन। और यही मैंने आपको बताया भी था कि पावर में एक जोड़ देते हैं और अपॉन में भी उस पावर को लिख देते हैं। लेकिन ये दोस्तों कौन सी विधि से आया? आपने जांच करी कि भैया आखिर ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, x की पावर 3 किसका डिफरेंशिएशन होगा। तो आपने देखा x की पावर 3 x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन जैसे ही आप करते हो तो 4x की पावर 3 आता है। ये 4 आपके पास क्वेश्चन में नहीं है, आपको सिर्फ x की पावर 3 का देखना है। तो इसलिए 4 जो भी आपके पास एक्स्ट्रा था वो कहां लेके चले गए, आप अपॉन में लेकर के चले गए। तो यहां से आपके पास x की पावर 4/4 इजिकल टू कितना आ गया, x की पावर 3। यानी हम समझ चुके हैं कि x की पावर 3 का प्रति अवकलज कितना रहेगा, या फिर समाकलन कितना रहेगा, x की पावर 4/4। तो यह है आपकी जांच विधि, या फिर आप कह सकते हो निरीक्षण विधि। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। चलिए एक और एग्जांपल लगाने का प्रयास करते हैं।
भैया सपोज करो आपके पास है कोस 2x और मैं कहता हूं बताइए इसका प्रति अवकलज क्या होगा, यानी इसका समाकलन क्या होगा। तो प्यारे साथियों, आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है, ये सोचें कि आखिर ये जो है वो किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा। तो किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, देखो तो दोस्तों आपको यह सोचना पड़ेगा कि आखिर ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा। उसके लिए आप सोचिए कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा भाई, साइन 2x का ही तो रहा होगा ना। आप जानते हो कोस एक्स और साइन एक्स, कोस एक्स साइन एक्स में चेंज होता है, साइन एक्स कोस एक्स में चेंज होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोस 2x किसका रहा होगा, साइन 2x का। तो मैं सपोज करता हूं मेरे पास है साइन 2x और जैसे ही मैं इसका करता हूं डिफरेंशिएशन यानी dy/dx, तो प्यारे साथियों ये कितना आएगा, आप कहोगे ये आपके पास आने वाला है साइन 2x का कोस 2x और 2x का दोबारा करेंगे तो इंटू में 2, यानी कोस 2x इंटू 2। आपके पास तो क्वेश्चन में सिर्फ कोस 2x है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, इस 2 को कहां ले आइए शुरू में, यानी 1/2 साइन 2x इजिकल टू में कोस 2x। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है, यानी आप कह सकते हो कि कोस 2x का इंटीग्रेशन रहेगा साइन 2x अपॉन में 2। यही तो है निरीक्षण मेथड। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल से बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है 3x⁻² और प्लस 4x⁻3। यह आपके पास क्वेश्चन है। आपको फिर से सोचना है कि आखिर ये जो है वो किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा। तो ये डिफरेंशिएशन किसका रहा होगा, डेफिनेटली ये पावर ऊपर रही होगी, यानी x⁻3 और ये x⁻4 का डिफरेंशिएशन रहा होगा। चलिए करके देख लेते हैं। यानी मैं dy/dx करूंगा किसका, x⁻3 प्लस x⁻4 का। कितना आएगा वो डिफरेंशिएशन, आप कहोगे 3 आगे चला जाएगा, x की पावर हो जाएंगी 2 प्लस 4 आगे चला जाएगा और x की पावर हो जाएंगी 3। ये होता है ना डिफरेंशिएशन में। अगर डिफरेंशिएशन में ये होता है तो आप देखिए यही तो आपके पास क्वेश्चन था, यानी अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो 3x² प्लस 4x⁻3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x⁻3 प्लस x⁻4। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को निरीक्षण विधि जरूर समझ में आई होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाओगे इस मेथड के थ्रू। और मैं सीधा बात करने वाला हूं डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं और जो चीजें आपको समझाई हैं उनसे आप जो है अच्छे से नोट्स बनाना शुरू करेंगे, और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम 7.1 जो है वो कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।